Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you lesson 14 अपूर्व अनुभव for class 7. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 अपूर्व अनुभव का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और इसके बाद प्रश्न जो पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। थीम मित्र पड़ोसी स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता पर्यावरण इससे संबंधित है। तो अपूर्व अनुभव, इस रोमांचक कहानी में एक विचित्र पाठशाला का चित्रण किया गया है। तो कहानी रोमांचक है, थ्रिलिंग बिल्कुल जो होता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे कहानी में एक ऐसी विचित्र पाठशाला का चित्रण किया गया है जिसे आप पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका जो स्वयं उक्त स्कूल की छात्रा थी के अनुभवों पर आधारित है। इसने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी कथा लिखी है। इसमें पढ़ने वाले छात्र अद्भुत हैं। कक्षाओं के रूप में रेल के डिब्बे हैं। कहानी में एक पेड़ भी है जो विद्यालय के द्वार के रूप में दर्शाया गया है। और तो चांद के नाम से जापानी भाषा में लिखी गई यह कहानी विश्व साहित्य की अमर निधि है। तो और चांद के रूप में लिखी गई यह कहानी है। जीवन कौशल है, प्रभावी संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, नैतिक मूल्य है, सहयोग का भाव, मित्रता का भाव, बाल सुलभता। तो बाल सुलभ जो होता है चेष्टाएं इसमें वर्णन की गई हैं। चलते हैं पाठ की ओर। पहला अनुच्छेद देखते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तो चांद के लिए बड़ा साहस करने का दिन आया। तो सभागार था जिसमें शिविर लगा हुआ था, बच्चे उसमें भाग ले रहे थे। तो चांद नाम का कोई बच्चा था जिसके साहस का दिन आ गया। इस दिन उसे यास्की चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो चांद के माता पिता को था, न ही यास्की चांद के। उसने यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनो वस्सु के नाम जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तो 6 फुट चढ़ने के बाद वह पेड़ पर द्विशाखाएं थी जहां बैठा जा सकता था। और तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती और वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। तो चांद जो छुट्टी के बाद जाती, अपने पेड़ पर चढ़ती और वहां से वह स्कूल जाने वाले लोगों को, सड़क पर चलने वाले लोगों को देखती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती। तो ये रहा दूसरा पैराग्राफ। तीसरा, बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। बच्चे एक एक पेड़ की जो देख रेख करते थे, उसका ध्यान रखते थे, उसको अपना संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यास्की चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर वह बात को किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा था कि वह यास्की चांद के घर डेनेन चौकुप जा रही हैं, चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसे माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राखी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले से सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। मैं यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तो चांद स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्की चांद उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तो चांद को अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे यास्की चांद ने तो चांद को देखा, पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चांद उत्तेजित थी।
वे दोनों आज बहुत कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। वह उल्लास में टिटिया कर हंसने लगी। यश की चांद भी हंसने लगा। तो चांद यश की चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसके तने के सहारे ऐसे लगाया जिसमें द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यश की चांद हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस बार तोतो चांद नीचे उतर आई और यश की चांद को पीछे से धकियाने लगी, पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, से अधिक सहायता क्या करती। यश की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यश की चांद उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। यश की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने आई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा के नजदीक तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। वह डगमगाएगी नहीं। यश की चांद ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी के पसीने से तर बतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय उसके हाथ पर उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। वह दोनों को यह बिल्कुल ही पता न चला कि कितना समय यश की चांद के ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और दोनों का ध्यान यश की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसको एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यश की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। आखिर वह ऊपर पहुंच गया। तो मेहनत करने के बाद सफलता मिली और यश की चांद पहुंच गया पूरी जोता एक सी पे जहाँ पे द्विशाखा थी। हर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यश की चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने के लिए हर कोशिश बेकार रही। यश की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगी। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यश की चांद को अगले पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि रोने की यश की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यश की चांद की पोलियो से जैसे पिचकी उसकी अगड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इसके बाद खुद हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस दिन शाखा पर खड़ी तो चांद दोबारा यश की चांद को पेड़ की ओर खींचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच जोखिम उठाते ही दिखाई देते। यश की चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यश की चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यश की चांद को खींचने लगी। जैसा उसने नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यश की चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की दिशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों चेहरों से घटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यश की चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब उसने शिष्टाचार का पालन किया और पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यश की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे वह पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यश की चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया। वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यश की चांद उमंग से बड़ा बता रहा था। वह कहती है कि जब जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकते हैं। कहती कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो समझ नहीं पाई कि यश की चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने से क्या अर्थ होंगे। यह तो सोच ही रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समझ जाएंगे, उसका आकार तो बड़ा होता है। इस बात में उसे लुभावनी लगी। उस दिन टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यश की चांद
नहीं तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, वे दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौसम था। तो ये रहा पाठ। और सभागार, इसका शब्दार्थ है सभागार, ऑडिटोरियम जहाँ सभा होती है। द्विशाखा, टू जॉइंट ब्रांचेस, दो जुड़ी हुई दो शाखाएं। हताशा, फ्रस्ट्रेशन, हिम्मत हारना। लुभावनी, कैप्टिवेटिंग, तो यहाँ पर मन को अच्छी लगने वाली। रचनाकार का परिचय हम थोड़ा सा कर लेते हैं। जापान की सुप्रसिद्ध व लोकप्रिय लेखिका तेत्सुको कुरोयानागी का जन्म जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। एक संगीतज्ञ की बेटी हैं। उन्होंने टोक्यो से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। तो चान इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है तो चान, और इस तक दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसकी यह कृति से विश्व स्तरीय लेखक लेखिकाओं की श्रेणी में प्रतिस्थापित करती है। तो ये रहा लेखक का परिचय। अब हम चलते हैं कुछ पाठ या अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास पाठ की समझ। पाठ की समझ पहला है श्रुति लेख। सुनकर लिखना है, हम आपको डिक्टेट करते हैं, आप इसे लिखिएगा। न्योता, संपत्ति, क्यारियां, दिशाखा, आमंत्रित। तो ये रहे आपके ये श्रुतलेख। एक बार फिर, न्योता, संपत्ति, क्यारियां, दिशाखा, आमंत्रित। अब दूसरा प्रश्न है मौखिक प्रश्न। ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चंस है। तो ओरल क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि यासुकी चान के हाथ पैर कैसे थे। यासुकी चान के हाथ पैर कैसे थे। तो यासुकी चान के हाथ पैर सही नहीं थे, पोलियो से ग्रसित था यासुकी चान। का यासुकी चान के हाथ पैर पोलियो से ग्रसित थे। हाथ पैर पोलियो से ग्रसित थे। पोलियो एक रोग होता है, उससे ग्रसित थे। हाथ पैर में दम नहीं था। दूसरा प्रश्न है यासुकी चान पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता था। यासुकी चान पोलियो ग्रसित होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। का प्रश्न है तो चान के माता पिता को किस भेद का पता नहीं चला। तो चान के माता पिता को के यासुकी चान के साथ पेड़ चढ़कर बैठने के भेद का पता नहीं चल सका।
तो चांद अपने घर पे ये नहीं बताई कि वह कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है और क्या करेगी। और घ प्रश्न है तो चांद का पेड़ कहाँ पर था। तो चांद का पेड़ एक बार बगीचे के जहाँ जो 6 फीट लंबी थी, थोड़ा वहां पे चढ़ना मुश्किल था पेड़ पर, ऐसी जगह था। तो चांद का पेड़ स्कूल के बाहर एक बगीचे में था। पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में, पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में, तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोन्नोन वुत्सु जाने वाली सड़क के पास में था। कोन्नोन वुत्सु जाने वाली सड़क के पास में था। तो ये रहा मौखिक प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो तीसरा प्रश्न है तो चांद का पेड़ था मैदान के बाहरी हिस्से में, मैदान के बीच के हिस्से में, मैदान के भीतरी हिस्से में, मैदान के किनारे पर। तो अभी मैदान के बाहरी हिस्से में था, मैदान के बाहरी हिस्से में। तो उत्तर सही है का आ, मैदान के बाहरी हिस्से में। तो का आ। ख का विकल्प देखते हैं क्या सही है। यास्की चांद तो चांद से कितना बड़ा था? लगभग 1 वर्ष बड़ा होगा। एक वर्ष उत्तर हो जाएगा। 1 वर्ष, 1 वर्ष बड़ा था। उत्तर सही है इसका। और गाय बच्चे किसे अपनी निजी संपत्ति मानते थे? तो अपने घर को, अपने पेड़ को। तो अपने पेड़ को अपने पेड़ को अचानक किस चीज से बात बनती दिखाई पड़ी? कुर्सी से, तिपाही, सीढ़ी से, मेज से, दरवाजे से। तो है तिपाही सीढ़ी से। तिपाही सीढ़ी से। यास्की चांद इस रोग से पीड़ित था। पोलियो से। अंगा कैसा है? पोलियो से। तो ये रहा तीसरे का सही है मैदान के बाहरी हिस्से में। ख सही है 1 वर्ष। ग का ब सही है अपने पेड़ को। ग सही है तिपाही सीढ़ी से। और इसका अंगा का सही है पोलियो से। तो ये राय प्रश्नोत्तर।
तो ये मैं समझता हूँ कि आगे एक लिखित प्रश्न है, उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थान को भरिए। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में जाने वाली सड़क के तो कोहन बुस्सु, कोहन बुस्सु, कोहन बुस्सु। तो चौथा का है कोहन, कोहन बुस्सु, ये भरा जाएगा कोहन बुस्सु। का ठीक से चढ़ने के लिए जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक तक पहुंचा जा सकता था। एक द्विशाखा, ख द्विशाखा, द्विशाखा। गाय जब तो चांद स्कूल पहुंची तो उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। गले के रेल पास, रेल पास। गाय पेड़ पर चढ़कर यास्की चांद ने एक नई झलक देखी दुनिया की। दुनिया की एक नई झलक देखी। अंग यास्की चांद ने तो चांद के बारे में बताया। टेलीविजन, टेलीविजन। तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। तो आज का पाठ बस यहीं पे समाप्त होता है। शेष हम अगले दिन